हम्म आज हमारे सामने एक ऐतिहासिक दस्तावेजों, कुछ शोध पत्रों और पुरानी पांडुलिपियों के अनुवाद का एक काफी बड़ा स्टैक रखा है। हाँ, काफी बड़ा है। और इन सब के जरिए ना हम 16वीं शताब्दी के भारत की एक ऐसी तस्वीर का विश्लेषण करने जा रहे हैं जो आमतौर पे सुनी जाने वाली कहानियों से कहीं ज्यादा जटिल है। बिल्कुल। उस समय का जो भारत था वो मुगल बादशाह अकबर के अधीन एक बहुत विशाल साम्राज्य में तब्दील हो रहा था। ज्यादातर रियासतें, जो राजा थे, वो संधियां कर रहे थे। लेकिन इन दस्तावेजों में एक जगह ऐसी है, हाँ, जो नक्शे पर एक बहुत छोटा लेकिन अजेय बिंदु की तरह दिखाई देती है, मेवाड़। सही कहा। तो आज की ये जो गहन चर्चा है, हमारा ये जो डीप डाइव है, ये सिर्फ एक राजा की बहादुरी की दास्तान नहीं है। इन स्रोतों के जरिए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक बेहद शक्तिशाली साम्राज्य के खिलाफ एक छोटी सी रियासत ने, क्या कहते हैं उसे, असिमेट्रिकल वॉरफेयर कैसे लड़ा। ये कहानी रणनीतियों की है, कूटनीति, मनोवैज्ञानिक दबाव और उस स्वाभिमान की है जो किसी भी साम्राज्य की दौलत से खरीदा नहीं जा सका। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। देखिए, इस चर्चा की शुरुआत में ही ना उस दौर की जो भू राजनीति थी या जियोपॉलिटिक्स, उसे स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। वो बहुत अहम है। हमारे पास मौजूद जो शोध हैं वो साफ बताते हैं कि अकबर का मेवाड़ पर कब्जा करने का जो उद्देश्य था वो केवल अपने साम्राज्य का विस्तार करना या कोई व्यक्तिगत अहंकार नहीं था। तो फिर मुख्य कारण क्या था? अगर हम उस समय के व्यापारिक मार्गों के नक्शे को देखें तो आगरा से लेकर गुजरात के संपन्न बंदरगाहों तक जाने वाला जो सबसे सुरक्षित और सीधा रास्ता था, वो मेवाड़ से होकर गुजरता था। एग्जैक्टली। मुगल साम्राज्य को वैश्विक व्यापार के लिए, विशेषकर मसालों और वस्त्रों के निर्यात के लिए, उन बंदरगाहों तक एक निर्बाध पहुंच चाहिए थी, बिना किसी रुकावट के। मतलब ये सिर्फ जमीन का झगड़ा नहीं था। बिल्कुल नहीं। इसलिए अकबर की रणनीति केवल सैन्य हमले की नहीं थी, ये एक सोची समझी आर्थिक घेराबंदी भी थी। मुगलों ने एक ऐसा कूटनीतिक तंत्र विकसित कर लिया था जहां राजाओं को मनसबदारी यानी शाही दरबार में ऊंचे पद और जागीरें दी जाती थीं। एक तरह का राजनीतिक विलय। हाँ, जहां विद्रोह को पैसे और ओहदे से बड़ी आसानी से शांत कर दिया जाता था। और इस तंत्र के आगे बड़े बड़े राज्य बिना युद्ध किए ही घुटने टेक रहे थे। और यही वो पृष्ठभूमि है जो मेवाड़ के संघर्ष को इतना असाधारण बनाती है। और इस पूरे संघर्ष के केंद्र में जो शख्सियत थी, उनका जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ के किले में हुआ था, महाराणा प्रताप जी। हमारे स्रोतों में प्रताप की शुरुआती जीवन का जो विवरण मिलता है ना, वो एक आम राजकुमार की छवि से बिल्कुल अलग है ना। बहुत अलग है। ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं कि प्रताप ने अपना बचपन रेशमी बिस्तरों या राजमहलों की चारदीवारी में नहीं बिताया। इसके बजाय वो अरावली के जंगलों में समय बिताते थे। वहां की जो स्थानीय भील जनजातियां थीं, उनके साथ रहते थे। और एक दिलचस्प बात यह है कि उन दस्तावेजों में जिक्र है कि भील लोग उन्हें प्यार से कीका बुलाते थे। कीका, हाँ, जिसका स्थानीय बोली में अर्थ होता है बेटा। मतलब ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये जमीनी स्तर पर एक ऐसा जुड़ाव था जिसने आगे चलकर एक पूरी सेना की नींव रखी। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये जुड़ाव रणनीतिक रूप से एक बहुत बड़ा कदम साबित हुआ। महलों से दूरी और भील जनजातियों के साथ बिताया गया ये समय महज कोई बचपन का शौक नहीं था। तो क्या ये एक सोची समझी तैयारी थी? मैं कहूंगी कि ये अनजाने में ही सही, लेकिन एक बहुत बड़ी सैन्य तैयारी थी। प्रताप अरावली के चप्पे चप्पे से हर गुफा, हर जल स्रोत और हर गुप्त रास्ते से वाकिफ हो रहे थे। इतिहास के इस पहलू का विश्लेषण करने पर समझ आता है कि जब आप किसी विशाल सेना का सामना अपनी एक छोटी सेना से करते हैं, तो आपका सबसे बड़ा हथियार आपका भूगोल होता है। बिल्कुल। मुगल सेना मैदानी इलाकों में लड़ने के लिए प्रशिक्षित थी, उनके पास भारी तोपखाने थे, लेकिन प्रताप ने अरावली की उस ऊबड़ खाबड़ जमीन को अपना हथियार बना लिया। भीलों के साथ उनके इस गहरे संबंध ने ही उन्हें भविष्य में एक ऐसा खुफिया नेटवर्क दिया और छापामार युद्ध का वो आधार दिया जिसे मुगल कभी भेद ही नहीं पाए। और ये सारी जमीनी तैयारी तब काम आई जब 1568 में मुगलों ने चित्तौड़गढ़ के ऐतिहासिक किले पर अधिकार कर लिया। वो मेवाड़ के लिए एक भयंकर आघात था, बहुत बड़ा आघात था। इसके कुछ वर्षों बाद 1572 में जब प्रताप मेवाड़ के महाराणा बने, तो अब अकबर को लगा कि शायद नया शासक है, दबाव में आ जाएगा। स्रोतों के अनुसार अकबर ने एक के बाद एक कई उच्च स्तरीय कूटनीतिक मिशन मेवाड़ भेजे।
पहले जलाल खां कोरची, फिर मानसिंह, भगवान दास और अंत में टोडरमल। जी। इन सभी का एक ही प्रस्ताव था कि प्रताप मुगल दरबार की अधीनता स्वीकार कर लें और बदले में उन्हें उनका राज्य और शाही ओहदे सौंप दिए जाएंगे। और इन चारों कूटनीतिक वार्ताओं का विफल होना इतिहास का एक बहुत बड़ा मोड़ है। बिल्कुल, प्रताप ने साफ मना कर दिया। हाँ, क्योंकि प्रताप के सामने अपने समकालीन कई राजपूत राजाओं का उदाहरण था जो अकबर के दरबार में बहुत शान से रह रहे थे। प्रताप जानते थे कि इनकार करने का सीधा मतलब है मौत, तबाही और दरबदर की ठोकरें। तो फिर उन्होंने ये रास्ता क्यों चुना? यहीं पर एक बहुत बड़ा वैचारिक टकराव होता है। प्रताप का ये मानना था कि किसी भी शासक की स्वतंत्रता और उसके राज्य की संप्रभुता का सौदा किसी भी शाही जागीर के लिए नहीं किया जा सकता। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि मेवाड़ मुगलों को कर नहीं देगा और न ही वे मुगल दरबार में एक सामंत की तरह सिर झुकाकर खड़े होंगे। मुगल इतिहासकार अबुल फजल के दस्तावेजों को अगर हम पढ़ें तो वो इसे प्रताप का अहंकार बताते हैं। हाँ, लेकिन वहीं जो राजपूत और स्थानीय स्रोत हैं वो इसे स्वाभिमान और स्वतंत्रता की घोषणा मानते हैं। ये केवल दो राजाओं का टकराव नहीं रह गया था, ये साम्राज्यवाद बनाम क्षेत्रीय स्वतंत्रता का प्रतीक बन गया था। और इसी वैचारिक टकराव का ही नतीजा था वो महासंग्राम जिसे हम 18 जून 1576 के हल्दी घाटी युद्ध के रूप में जानते हैं। इस युद्ध को लेकर हमारे पास जो स्रोत हैं वो इसके सैन्य पहलुओं का बहुत ही सूक्ष्म और विजुअल विवरण देते हैं। अरावली की वो घाटी जहां की मिट्टी का रंग हल्दी जैसा पीला है, रणनीतिक रूप से प्रताप द्वारा बहुत ही सोच समझकर चुनी गई थी। घाटी का प्रवेश द्वार इतना संकरा था कि मुगलों की जो विशाल सेना थी वो एक साथ अंदर नहीं घुस सकती थी। ये बहुत अहम पॉइंट है। राजा मानसिंह के नेतृत्व में आई मुगल सेना की संख्या प्रताप की सेना से कई गुना ज्यादा थी, लेकिन प्रताप ने अपनी सेना की जो व्यूह रचना की थी वो सीधे तौर पर मुगलों के भारी तोपखाने को बेअसर करने के लिए थी। हल्दी घाटी का ये मैदान एसिमेट्रिकल वॉरफेयर की एक क्लासिक केस स्टडी है। कैसे? देखिए, मुगल सेना के पास हाथी और तोपें थीं, जबकि मेवाड़ की सेना में ज्यादातर घुड़सवार और भील तीरंदाज थे जो पहाड़ों की ऊंचाइयों पर बैठे थे। युद्ध की शुरुआत में ही प्रताप की सेना ने इतना आक्रामक हमला किया कि मुगल सेना का हरावल यानी जो आगे का दस्ता होता है वो बुरी तरह बिखर गया। अच्छा। मुगल सेना के ही एक चश्मदीद इतिहासकार है अब्दुल कादिर बदायूनी। हाँ, उनका जिक्र कई दस्तावेजों में है। जी, उन्होंने अपनी किताब मुंतखब उत तवारीख में लिखा है कि शुरुआत में राजपूती और भील आक्रमण इतना भयानक था कि मुगल सैनिक अपनी जान बचाकर भागने लगे थे। बदायूनी खुद उस युद्ध में मौजूद थे, तो उनका ये विवरण बताता है कि प्रताप की सैन्य समझ कितनी गहरी थी। और इन ऐतिहासिक दस्तावेजों में युद्ध के उस चरम क्षण का जो जिक्र आता है वो किसी सिनेमाई दृश्य से कम नहीं है। युद्धभूमि के बिल्कुल बीचों बीच महाराणा प्रताप की नजर सीधे राजा मानसिंह पर पड़ती है। मानसिंह एक विशालकाय हाथी मर्दाना पर सवार थे और प्रताप अपने प्रिय घोड़े चेतक पर थे। चेतक का जिक्र यहां करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। स्रोतों के अनुसार वो मारवाड़ी नस्ल का एक असाधारण घोड़ा था जिसे खास तौर पर युद्ध के लिए प्रशिक्षित किया गया था। प्रताप ने चेतक को सीधे मानसिंह के हाथी की ओर दौड़ाया और यहां कहानी वास्तव में बेहद रोचक हो जाती है। चेतक की छलांग? हाँ, जो हुआ वो सामरिक इतिहास में चकित कर देने वाला है। चेतक ने हवा में इतनी ऊंची छलांग लगाई कि उसके आगे के दोनों पैर उस विशाल हाथी के माथे पर जा टिके। अब आप ही सोचिए, एक घोड़े का एक हाथी पर इस तरह से हमला करना कोई सामान्य बात नहीं है। यह उस जानवर की कड़ी ट्रेनिंग और अपने सवार के साथ उसके गहरे मानसिक जुड़ाव को दिखाता है। बिल्कुल। ये कोई अंधाधुंध हमला नहीं था। वो छलांग प्रताप को वो ऊंचाई देने के लिए थी जहां से वे हौदे में बैठे मानसिंह पर अपने भाले से सटीक वार कर सकें। और प्रताप का वार होता है। जी, प्रताप का भाला चला, मानसिंह हौदे में छिपकर बाल बाल बच गए, लेकिन उनका महावत मारा गया। पर इस पूरी प्रक्रिया में एक बहुत बड़ी त्रासदी ये हुई कि हाथी की सूंड में जो जहरीली तलवारें बंदी थी ना, उनसे चेतक के पैर बुरी तरह कट गए। और चेतक के घायल होते ही युद्ध की पूरी गतिशीलता बदल गई। प्रताप मुगल सेना के बिल्कुल बीच में घिर चुके थे। इसी समय उनके एक बहुत ही वफादार सरदार झाला मानसिंह ने प्रताप का राजमुकुट अपने सिर पर धारण कर लिया। ये मुगलों को धोखा देने की एक चाल थी। हाँ, ताकि मुगल सैनिक झाला मान को ही महाराणा समझकर उन पर टूट पड़े और प्रताप को युद्ध भूमि से सुरक्षित निकलने का समय मिल जाए। और ये चाल कामयाब भी रही, लेकिन असली संघर्ष अब चेतक का था।
उसका एक पैर लगभग कट चुका था, खून बह रहा था और पीछे मुगल सैनिक लगे हुए थे। उसी घायल अवस्था में चेतक ने कई मील की दौड़ लगाई। रास्ते में एक बहुत चौड़ा बरसाती नाला आया। अपने स्वामी की जान बचाने के लिए चेतक ने अपनी आखिरी ताकत बटोरी और इस नाले के ऊपर से एक ऐतिहासिक छलांग लगा दी। अगर हम इसे एक बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो उस नदी या नाले को पार करते ही चेतक का गिरना और हमेशा के लिए सो जाना इतिहास में इंसान और जानवर के बीच की दोस्ती का एक बहुत बड़ा दस्तावेज है। एक बेहद भावुक पल। बिल्कुल। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि एक कठोर योद्धा, एक राजा का अपने घोड़े के लिए आंसू बहाना, जिसे कई ऐतिहासिक काव्यों में दर्ज किया गया है, ये साबित करता है कि प्रताप के लिए चेतक केवल एक सवारी नहीं था, वो एक सच्चा साथी था। सही बात है। और रणनीतिक नजरिए से भी देखें तो उस घोड़े की वफादारी ने ही मेवाड़ के स्वतंत्रता संग्राम को जिंदा रखा। अगर उस दिन प्रताप मुगलों के हाथ लग जाते तो पूरा संघर्ष वहीं खत्म हो जाता। चेतक की वो छलांग महज एक भावना नहीं थी, वो मेवाड़ के अस्तित्व को बचाने वाली एक बहुत बड़ी सामरिक घटना थी। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद के दस्तावेजों को जब हम खंगालते हैं तो एक अलग ही तस्वीर सामने आती है। मुगल इतिहासकार अबुल फजल ने इस युद्ध को मुगलों की जीत बताया है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही थी। जमीनी हकीकत काफी अलग थी। मुगल सेना ने गोगुंदा पर कब्जा तो कर लिया, लेकिन वे प्रताप को नहीं पकड़ पाए। इन रिसर्च नोट्स में एक बहुत ही रोचक बात यह दर्ज है कि मेवाड़ की सेना ने मुगलों की रसद या सप्लाई लाइन को पूरी तरह से काट दिया था। मुगल सैनिक गोगुंदा में ऐसे घिर गए थे कि उन्हें खाने के लिए कच्चा आम और घोड़ों का मांस तक खाना पड़ा। और ये प्रताप की छापामार रणनीति का सबसे घातक हिस्सा था। मुगल सेना पहाड़ों के बीच फंस गई थी, लेकिन इस युद्ध के बाद प्रताप और उनके परिवार का जीवन भी एक बहुत ही कठोर दौर में प्रवेश कर गया। वे अरावली के जंगलों और गुफाओं में रहने लगे। पहाड़ों में भटकना, पत्ते खाना। जी, ये असल में एक मनोवैज्ञानिक युद्ध था। अकबर ये मानकर चल रहा था कि जब एक राजा, जिसे महलों की सुख सुविधाओं की आदत है, वो अपने परिवार को जंगलों में भटकते हुए पत्ते और घास की रोटियां खाते हुए देखेगा तो वो अंदर से टूट जाएगा और संधि कर लेगा। और इस मनोवैज्ञानिक युद्ध का सबसे क्रूर और भावुक प्रसंग हमें उन लोक कथाओं और ऐतिहासिक पन्नों में मिलता है जहां प्रताप के परिवार की भूख का जिक्र है। जब खाने को अनाज नहीं था तो घास के बीजों को पीसकर रोटियां बनाई जाती थी। एक घटना का जिक्र बार बार आता है जब प्रताप की छोटी बेटी के हाथ से एक जंगली बिल्ली घास की वो रोटी भी छीन कर ले गई और वो बच्ची भूख से तड़प कर रोने लगी। इस दृश्य ने प्रताप को अंदर तक हिलाकर रख दिया। कुछ दस्तावेज कहते हैं कि इस क्षण में प्रताप इतने टूट गए थे कि उन्होंने अकबर को एक पत्र लिखने का मन बना लिया था। देखिए, इन दस्तावेजों में इस घटना की ऐतिहासिकता पर इतिहासकारों के अलग अलग मत हो सकते हैं। कुछ इसे सिर्फ एक लोक कथा मानते हैं तो कुछ इसे उस भयंकर अकाल और संघर्ष का एक रूपक मानते हैं। लेकिन इसका मूल संदेश बहुत गहरा है। बिल्कुल, ये दर्शाता है कि एक नेता पर अपने आदर्शों को बनाए रखने की कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। एक पिता के रूप में अपने भूखे बच्चों को देखना किसी को भी तोड़ सकता है। और यहाँ जो बात प्रताप को महानायक बनाती है वो ये है कि इस भयंकर मानवीय कमजोरी और मानसिक दबाव के बावजूद वे झुके नहीं। उन्होंने अपने खुफिया नेटवर्क और अपनी सेना को बिखरने नहीं दिया। जंगलों में रहकर भी उन्होंने अपनी सरकार और समानांतर अर्थव्यवस्था को किसी न किसी तरह चलाए रखा। और उसी समानांतर अर्थव्यवस्था या शैडो इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा उदाहरण तब सामने आता है जब प्रताप के मंत्री और मित्र भामा शाह इतिहास के पन्नों में प्रवेश करते हैं। एक बहुत ही अहम मोड़। जब मेवाड़ का खजाना पूरी तरह खाली हो चुका था और सेना को वेतन देना असंभव लग रहा था, तब भामा शाह ने अपनी पूरी निजी संपत्ति महाराणा प्रताप को सौंप दी। ये धन कितना था, इसके आंकड़े वास्तव में चौंकाने वाले हैं। जी। हमारे स्रोतों के अनुसार ये इतना बड़ा खजाना था कि इससे 25,000 सैनिकों की फौज को अगले 12 सालों तक आसानी से युद्ध के लिए तैयार रखा जा सकता था। प्रताप की आंखों में फिर आंसू आए, लेकिन इस बार कृतज्ञता के। भामा शाह का ये त्याग लॉजिस्टिक्स या रसद के दृष्टिकोण से एक गेम चेंजर था। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि एक मुगल साम्राज्य जिसका जासूसी नेटवर्क इतना मजबूत था, उसकी नाक के नीचे भामा शाह ने इतनी बड़ी संपत्ति कैसे बचा के रखी? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। ये इस बात का प्रमाण है कि मेवाड़ के व्यापारी और आम नागरिक भी इस प्रतिरोध का हिस्सा बन चुके थे।
ये धन महज एक दान नहीं था, ये एक वॉर फंड था जिसे स्थानीय व्यापारियों ने अपने राजा के नेतृत्व पर भरोसा करते हुए इकट्ठा किया था। बिना इस आर्थिक मदद के कोई भी सेना लंबे समय तक गुरिल्ला युद्ध नहीं लड़ सकती। भामाशाह ने जो किया, उसने मेवाड़ के संघर्ष को एक नई जान दे दी। और इस खजाने के मिलते ही महाराणा प्रताप ने एक बहुत ही आक्रामक वापसी की। इस दौर को मेवाड़ का पुनरुत्थान कहा जाता है। प्रताप ने सेना को फिर से संगठित किया और केवल रक्षात्मक रवैया नहीं अपनाया, बल्कि मुगल चौकियों पर सीधे हमले शुरू कर दिए। बिल्कुल। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है 1582 का दिवेर का युद्ध। हाँ, मैराथन ऑफ मेवाड़। इस युद्ध में प्रताप और उनके बेटे अमर सिंह ने मुगल सेना पर इतना जबरदस्त हमला किया कि मुगल कमांडर सुल्तान खान, जो अकबर का चाचा था, मारा गया। कहा जाता है कि अमर सिंह ने अपना भाला इतने जोर से मारा था कि वो सुल्तान खान के शरीर और उसके घोड़े दोनों को चीरता हुआ जमीन में धंस गया। दिवेर का ये युद्ध मनोवैज्ञानिक रूप से मुगलों के लिए एक बहुत बड़ी हार थी। इसके बाद मुगल चौकियों में दहशत फैल गई। मुगल सैनिक डर के मारे मेवाड़ की चौकियां छोड़कर भागने लगे। और इसके बाद जीतों की एक पूरी श्रृंखला शुरू हुई। जी, अपनी इसी आक्रामक रणनीति के चलते प्रताप ने कुंभलगढ़, गोगुंदा और उदयपुर के आसपास के क्षेत्रों समेत मेवाड़ के अधिकांश 36 महत्वपूर्ण गढ़ वापस जीत लिए। हालांकि चित्तौड़गढ़ पूरी तरह वापस नहीं मिला, लेकिन मेवाड़ का एक बहुत बड़ा हिस्सा स्वतंत्र हो गया। और फिर उन्होंने जंगलों में चावड़ नाम की नई राजधानी बसाई। व्यवस्थित प्रशासन की नींव रखी। ये इस बात का सबूत है कि वो केवल एक योद्धा नहीं थे, बल्कि एक बेहद कुशल प्रशासक भी थे, जिन्होंने युद्ध के बीच भी अपने राज्य को फिर से खड़ा किया। और यही वो प्रशासन और स्वतंत्र राज्य था जिसे उन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिन तक सुरक्षित रखा। समय बीता गया और वो दिन आ गया जिसे इतिहास ने 19 जनवरी 1597 के रूप में दर्ज किया है। एक शिकार के दौरान गहरी चोट लगने के कारण चावंड में महाराणा प्रताप का स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया। अंतिम समय में अपनी मृत्युशैया पर लेटे हुए भी उनके मन में केवल अपने राज्य की चिंता थी। स्रोतों के अनुसार उन्होंने अपने सामंतों और अपने पुत्र अमर सिंह से एक वचन लिया था कि वो मेवाड़ की स्वतंत्रता का सौदा कभी नहीं करेंगे। उनका ये अंतिम वचन दरअसल उनकी पूरी जिंदगी का एक निचोड़ था। प्रताप का जीवन इस बात का प्रमाण है कि शक्ति संतुलन हमेशा हथियारों या खजाने से तय नहीं होता। उनका नेतृत्व इस सिद्धांत पर टिका था कि जब शासक अपनी जनता के दुख दर्द में बराबर का भागीदार बनता है, तभी जनता उसके लिए मरने को तैयार होती है। सही बात है। वो स्वतंत्रता और आत्मसम्मान के एक अमर प्रतीक है। मुगल इतिहासकार भी दबी जुबान में प्रताप के इस अदम्य साहस का लोहा मानते थे। कहा तो ये भी जाता है कि प्रताप की मृत्यु की खबर सुनकर स्वयं अकबर की आंखों में भी आंसू आ गए थे, क्योंकि उसे एहसास था कि उसने एक ऐसा दुश्मन खो दिया जिसने कभी हार नहीं मानी। इन सभी दस्तावेजों और शोधों को खंगालने के बाद जो तस्वीर उभर कर आती है वो ये है कि महाराणा प्रताप का ये संघर्ष केवल 16वीं शताब्दी तक सीमित नहीं रहा। बिल्कुल नहीं। उनकी इस पूरी कथा यात्रा में कूटनीति का तिरस्कार, जंगलों का कठोर जीवन, चेतक का बलिदान और भामाशाह का त्याग, ये सब मिलकर एक ऐसा ढांचा बनाते हैं जो इतिहास के पन्नों से निकलकर हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। और इतिहास का काम केवल बीती हुई घटनाओं को याद दिलाना नहीं है, बल्कि ये देखना है कि वे घटनाएं भविष्य को कैसे आकार देती हैं। और इसी बात से जुड़ा है हमारा आज का वो अंतिम विचार जो इन दस्तावेजों से उभर कर आता है। अरावली की पहाड़ियों में प्रताप ने छापामार युद्ध और रसद लाइनों को काटने की जिस रणनीति का आविष्कार किया था, क्या वो महज मेवाड़ तक सीमित रही? जब कोई व्यक्ति सुख सुविधाओं से भरे आसान समझौते के बजाय पत्तों और घास की रोटियों वाला जीवन सिर्फ इसलिए चुनता है ताकि उसका स्वाभिमान ना टूटे, तो ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या प्रताप के इसी संघर्ष ने एक ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार किया जिसने आने वाली सदियों का इतिहास बदल दिया? सोचने वाली बात है। जरा सोचिए, अगर महाराणा प्रताप ने महलों के सुख को ना ठुकराया होता और जंगलों में रहकर इस एसिमेट्रिकल वॉरफेयर का ढांचा विकसित ना किया होता, तो क्या दशकों बाद दक्षिण भारत में मुगलों के खिलाफ लड़ने के लिए कोई ऐसा प्रमाणित मॉडल मौजूद होता? क्या प्रताप के उस अटूट आत्मसम्मान और सैन्य नवाचार के बिना भविष्य के प्रतिरोधों की कोई जमीन तैयार हो पाती?
और आज के समय में जहां समझौते बहुत आसानी से कर लिए जाते हैं, वास्तव में अटूट आत्मसम्मान की असली कीमत क्या होती है और इसे चुकाने का साहस कितनों में बचा है? इस विचार उत्तेजक सवाल के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। स्रोतों की गहराइयों में छिपे इन नए पहलुओं की तलाश आगे भी जारी रहेगी।